Hi Ravi, welcome on Europedia. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, and let me congratulate you, Ravi. You have got a very good job, that is as a scientist B in Defense Research and Development Establishment, that is DRDO, which is a very premium research organization of India. So I congratulate you for your selection in that. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, so Ravi, now as you know, the ritual is in Europedia, I will be interacting with you, or I would like to know about your journey, academic journey, and then about the selection of DRDO. How was it? Written exam कैसा गया था आपका, अगर written हुआ था, इंटरव्यू कैसा गया था, एंड जो स्टूडेंट्स डीआरडीओ ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ साइंटिस्ट, उनके लिए या कुछ जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स है, दैट इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस. So I start with you, Ravi. Please tell us about you first, like which part of India you are from, और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या थी, कहाँ से हुई थी, ग्रेजुएशन मास्टर्स अगर आपने किया है, और आपकी ब्रांच क्या है, और आपकी गेट की जर्नी कैसी रही, बिकॉज डीआरडीओ का एग्जाम जो ये जो इस पर सिलेक्शन था, ये गेट के साथ जुड़ा हुआ था. तो वो जर्नी आपकी कैसी रही थी. फिर आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक जॉब भी कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. तो आप अपनी इनिशियल जर्नी थोड़ी सी डिस्कस करो हमारे साथ. तो सर बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बलौदा बाजार. हम्म. तो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग मेरे गांव से ही हुआ. तो मैं 12th तक वहाँ करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए रायपुर मूव किया, जहाँ पे मैंने शंकराचार्य कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, जो कि प्राइवेट कॉलेज है. अ, सो वहाँ जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उसके बाद ये जो गेट का एग्ज़ाम था, तो वो करने के लिए मैं दिल्ली आ गया. और दिल्ली आने के बाद एक अटेम्प्ट दिया, तो उसमें समवॉट 2000 टू 3000 रैंक आया. तो उसके थ्रू मैंने डीटीयू दिल्ली ऑप्ट कर लिया फॉर एमटेक पर्पस. तो जब एमटेक वहाँ कंप्लीट हुआ 2018 में, तो उसके बाद मैंने ये प्लेसमेंट के थ्रू अपना ये ऑटोमोटिव सेक्टर ज्वाइन कर लिया. तो वहाँ से मैं फिर अपना एक इंडस्ट्रियल जर्नी स्टार्ट किया, जो कि बहुत लर्निंग था. तो इसके पहले जो मेरा ग्रेजुएशन से जो एमटेक तक जो जर्नी था, वो काइंड ऑफ स्टूडेंट लाइफ था. तो उसमें जो भी स्ट्रगल थे, उतने वैसे इंडिविजुअल टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक साथ रहते हैं तो लगता है कि सबकी लाइफ एक ही तरफ है, सब एक ही तरफ मूव कर रहे हैं वर्किंग. लेकिन जब मैं जॉब में आया तो एक्चुअल कंपटीशन और एक्चुअल मतलब टाइम का जो मैनेजमेंट है वो पता चला कि हाँ, कैसे अब मतलब कैसे ये करना है. तो हम्म. इनिशियल 2018 और 2019 तक मतलब थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन आया कोरोना का, तो उस टाइम पे जॉब्स नहीं थे गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब आ नहीं रहे थे. और उस टाइम पे फिर मतलब सेटबैक्स तो था कि आ नहीं रहे, और उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन पूरा छोड़ दिया कि अभी नहीं कर पाऊँगा ये, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे, फ़ोकस करता हूँ प्राइवेट में. तो सडनली ये नोटिफ़िकेशंस आया ये डीआरडीओ का, और तो उसमें मैंने फॉर्म भर दिया था थ्रू गेट 2020. तो मैं 2020 तक रेगुलर था, गेट हर साल देता था ग्रेजुएशंस के बाद, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ज़रूरत पड़ता है, हायर डिग्री के लिए पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये ऐसे फॉर्म में आ जाता है. जैसे डीआरडीओ ने नोटिफिकेशन निकाला थ्रू गेट, वैसे स्टेट ने कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाल दिया, तो वो भी वहाँ पे यूज़ हो जाता है. तो थोड़ा सा था कि अगर नॉलेज है तो इसको एक थोड़ा सर्टिफिकेशन फॉर्म में रख लो तो यूज़ हो जाएगा. तो वहाँ से फिर ये गेट एडवर्टीजमेंट नंबर 140 के थ्रू डीआरडीओ में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया विथ जॉब. हम्म. तो यही रहता था कि सुबह मतलब 5:30 5 o'clock उठ जाओ, और अपना 8 बजे तक जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो वो कर लेता था. शाम को आके फिर से वही काम करता था, न्यूमेरिकल ही बनाना होता था. तो मैं डिवाइड किया हुआ था सिलेबस वगैरह. तो
वो काम रोज डेली बेसिस पे मैं कर रहा था। तो ऐसा नहीं जाता था कि किसी दिन मैं मतलब पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं, बस करते रहता था कि चलो आज ये 5 क्वेश्चन करते हैं, आज ये 6 क्वेश्चन करते हैं, आज इतना क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि उस समय ऐसा था कि डीआरडीओ ने 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस के पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया हुआ था। और मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था डीआरडीओ का, तो उसमें इंटरव्यू भी क्लियर हुआ था, लेकिन फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आया था। तो मेरे को पता था कि पैटर्न क्या होता है डीआरडीओ का और कैसे इवैल्यूएशन होता है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस के पैटर्न पे है, लेकिन मोर और लेस इंजीनियरिंग सर्विस से थोड़ा सा कम, थोड़ा लीनिएंट होते हैं चेकिंग के टाइम पे। तो ये ये थोड़ा सा एज था इस प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उस हिसाब से प्रिपेयर किया। लेकिन मेन सेटबैक ये आ गया कि एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा चेंज हो गया था। जब एग्जाम हॉल पे अपन गए तो लाइक 40 क्वेश्चंस इनटू 5 इंडिविजुअल मार्कर क्वेश्चन। तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ने अगर आपको सेलेक्ट होने हैं तो ये जो वहाँ पे जो झटका लगा था वो मतलब थोड़ा सा था कि इस समय ये हो गया था कि सारे बच्चे जो तैयारी किए हैं, जो तैयारी करके नहीं आए हैं, मतलब जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब एक लेवल पे आ गए। सबको अब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आता हो। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाया कि हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम करने होंगे अटेम्प्ट। तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट पेपर में मैंने आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 33 और 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें मैं श्योर था कि 30 क्वेश्चंस मेरे पेपर 1 में सही हो रहे थे। और पेपर 2 थोड़ा सा लेंथी था, टफ भी था, आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि समझ में नहीं आए उस टाइम फ्रेम में। तो उस टाइम पे आउट ऑफ 40 28 30 के अराउंड अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन श्योर नहीं था कि मैं 25 भी श्योर नहीं था। पेपर 1 अच्छा था। ओके रवि, मैं ना आपसे अभी हर पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, पेपर का भी अलग से करूंगा। जो जो आपने बताया उसके बेस पे मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो शायद स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं और मिस ना हो, इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। मेरे को पहले ये बताइए कि आपको गेट की जर्नी कैसी रही थी, स्पेसिफिकली बताइए। कितनी बार लिखा आपने, कैसा आपका स्कोर रहा, और आपने एमटेक कब ज्वाइन किया, कैसे, कहाँ ज्वाइन किया, वो थोड़ा सा बताइए। तो मैंने गेट की जर्नी 2014 में स्टार्ट करी थी, ग्रेजुएशन आफ्टर माय ग्रेजुएशन। ओके। तो गेट की जर्नी ये थी कि 2014-15 में तो रैंक नहीं आया, लेकिन कंसिस्टेंटली काम कर रहा था। और 2016 वाले गेट पे मेरी 1900 रैंक आई। तो इसके थ्रू मेरे को जाना आईआईटी दिल्ली और डीटीयू दिल्ली, दो, क्योंकि मेरे को दिल्ली में ही रहना था। मैं स्पेसिफिक इसलिए था क्योंकि मैं प्रिपरेशन मोड में रहना चाह रहा था, क्योंकि दिल्ली में अवेलेबल थे रिसोर्सेज। सो मैंने डीटीयू ऑप्ट किया, डीटीयू में थर्मल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। और चूंकि अभी तो डीटीयू में शायद ब्रांचेस है नहीं, अभी क्लोज हो चुके हैं शायद। तो यस, डीटीयू दिल्ली में थर्मल इंजीनियरिंग लिया था। ओके। सो रवि, आप ने डीटीयू से मास्टर्स किया और उसके बाद गवर्नमेंट, आप एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब में चले गए। जी। बहुत सा बच्चा ये मानता है कि एक बार प्राइवेट जॉब में चले गए तो तैयारी नहीं हो सकती, और आपने बताया भी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने प्रूव किया कि तैयारी हो भी सकती है और सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कैसे बैलेंस कर पाते थे जॉब के साथ। सो मैं भी वैसे ही नॉर्मल ही था कि सुबह उठना होता था, सुबह उठ के मैं प्रिपरेशन करता ही करता था। लाइक कुछ भी हो, मतलब सुबह उठ के आप अगर ब्रेकफास्ट मिस नहीं करते हो, वैसे ही टाइप का मेरा हिसाब था कि मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो मैं सुबह उठ के पढ़ाई करता था, कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो मैं हैबिट में रखा था शुरू से, क्योंकि जॉब में जाने के बाद, एक बार जाने के बाद ऐसा फील होता था कि आप लंबे समय तक इस टाइप के जॉब में नहीं रह सकते। हमेशा से मतलब फील होता था, अंदर से आता था कि मैं ये जॉब परस्यू नहीं कर पाऊंगा फॉर 25 ईयर्स। तो मेरे ओके। को अपने लिए कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। और वो जो इनर मोटिवेशन रहता था,
इनर हम्म मोटिवेशन बोलो या डर रहता था, वो मेरे हम्म को कंसिस्टेंटली हमेशा मोटिवेट करता था कि पढ़ने के लिए, कि पढ़ो। और मैं हमेशा प्रेफर करता था कि मॉर्निंग में कर लो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ऐसा, मतलब किसी इंडिविजुअल के लिए मॉर्निंग टाइम ही ऐसा होता है जो कि उसका खुद का होता है। उसके बाद आप एक बार काम में चले जाओ तो आपको पता नहीं होता कि शाम को कितने बजे वापस आओगे, हम्म कौन सा हम्म काम आ जाएगा, क्योंकि आप जॉब हम्म में हो, आप हम्म प्रायोरिटीज अलग है। तो हम्म मैं प्रेफर करता था कि मॉर्निंग में प्रायोरिटी मेरे लिए, अगर एग्जाम है तो स्टडी प्रायोरिटी है, तो मैं हम्म उसको पहले खत्म कर लूँ, देन जॉब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो हम्म। ऐसा करता था, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था। चूंकि गेट में सर, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो गेट में मैं ऑब्सेस्ड हो चुका था, क्योंकि इतनी बार दिया और मतलब सेम रैंक था, एक समय के बाद मतलब सैचुरेट हो गया था। मैं उस टाइम पे था जब गेट में इतने लोग आते थे, पीक टाइम चल रहा था। आप अगर 14-15, नॉर्मल हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे तो 2014, 15, 16 उस टाइम पे आप ठीक था। पीक टाइम पे था, अभी उतना नहीं है। हम्म तो दैट मतलब एक इंडिविजुअल की लिमिट होती है कि आपके पास कार्नोट एफिशिएंसी इतनी है, इससे ज़्यादा रीच नहीं कर सकते। तो मेरे सामने वैसा ही था कि मेरी हम्म। कार्नोट एफिशिएंसी रीच अच्छा, कर चुके थे। कितनी बार रवि आपने लिखा होगा गेट? सर मैं 2020 तक लिखा, 14 टू 20, 6-7 बार? 6-7 बार, यस। और हर हम्म बार कंसिस्टेंटली यही रैंक आते थे मेरे। इम्प्रूवमेंट मतलब मैं वैसे स्टूडेंट में नहीं हूँ जो हर बार इम्प्रूव करके चले जा रहा था, तो हम्म वैसा नहीं था। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं छोड़ता नहीं था किसी चीज को, पढ़ रहा हूँ तो करूंगा, किसी ना किसी दिन ये रिजल्ट हम्म देगा। हम्म आज मतलब कर रहा हूँ तो किसी ना किसी दिन रिजल्ट देगा। और मैं थोड़ा सा, मेरे साथ ये एडवांटेज हो गया था कि मैं एक प्राइवेट जॉब में आ गया हूँ, तो एक स्किल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैं कहीं से ऐसा नहीं हूँ कि बैठा हूँ खाली दूसरे स्टूडेंट की हम्म तरह। हम्म तो ये थोड़ा सा एडवांटेज होता था कि मैं कुछ स्किल डेवलप हो रहा है, तो ये, हम्म तो इससे मतलब ये रहता था कि चलो आप हम्म। कहीं तो मार्केट में अच्छा। एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा रवि, मैंने बच्चों को जब देखा जो तैयारी करते हैं, साहब बोलते हैं कि मेरे को डीआरडी, इसरो, बीएआरसी ऐसी जगह जाना है, वो लोग सब कुछ छोड़ के तैयारी में बैठ जाते हैं। ना तो एमटेक करते हैं, ना वो जॉब करते हैं, सब कुछ छोड़ के 4-5, 5, 6 6 साल वो बैठ जाते हैं। आपका क्या मानना है, क्या एमटेक में एंटर करना चाहिए, जिसका मेरे को लगता है एडवांटेज होता है स्पेशली फॉर डीआरडी, इसरो वगैरह? तो क्या एमटेक में जाना चाहिए, क्या जॉब में जाना चाहिए, या सब कुछ छोड़ के बैठना चाहिए? क्या क्या आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का? तो सर मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है सर। पहली बात तो कि आप मतलब अगर एक जगह खड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, तो आप मतलब सस्टेन नहीं कर पाओगे आगे। तो अभी पॉइंट में आता हूँ कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का डिमांड ही यही है कि एक एस्पिरेंट या एक स्टूडेंट हो जो कंटिन्यूअस लर्निंग करे। हम्म उनको यही चाहिए होता है कि एक कंटिन्यूअस लर्नर हो, जो हम्म कि ठीक है गेट पढ़ना और गेट के बाद दूसरे डोमेन को रीच करना, जैसे मास्टर्स में, एमटेक, दूसरे सब्जेक्ट्स में आना, वो हम्म दर्शाता है कि आप में विलिंगनेस है दूसरे सब्जेक्ट को अडॉप्ट करने का। हम्म तो ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा इसके, हम्म लाइक था एमटेक और इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि आपको, आपके पास वो सिनेरियो नहीं है कि आपको मतलब बुकिश नॉलेज होगा। आपको हम्म मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। आपने जो स्टडी किया है आप एप्लीकेशन अप्लाइड कर पा रहे हो कि नहीं। और ये हम्म एप्लीकेशन आपको बीटेक के बाद मास्टर्स और इंडस्ट्री में आने से ही पता चलता है कि हाँ इसका ये एप्लीकेशन है, आप जो पढ़े थे उसको यहाँ पे आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो हम्म इंटरव्यू के टाइम ये बहुत बहुत ज़्यादा लाइक डिमांड है उन इंटरव्यूअर्स का कि आप उस डोमेन में रहो, आप उस डोमेन से हो के आओ, वैसे उस हम्म पाथ से हो के आओ। तो वो हम्म एक तरीके से बेनिफिशियल है सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? हम्म इस तरीके के अगर ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो आपको ये पाथ फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, एमटेक का क्या बेनिफिट हुआ आपको रवि? कुछ लगा आपको कि एमटेक का सब बेनिफिट हुआ आपको डीआरडीओ की सिलेक्शन में फाइनली? यस सर। तो एमटेक का बेनिफिट ये था कि जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने थर्मल से किया है,
तो मैं जब थर्मल से किया और मैं जब एमटेक किया, एमटेक करने के बाद का जो थर्मल आपको बताऊं, तो मेरे क्रिस्प हो चुके थे, मेरे को समझ में आते थे कि थर्मल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे कोई अगर पूछेगा तो कैसे टैकल करना है। सेम टाइम पे मैंने जॉब कर लिया, थर्मल इंजीनियरिंग पे थोड़ा जॉब किया, तो उसका और एप्लीकेशन मेरा मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हाँ ये ऐसे ही होता है। तो ये जो एमटेक एमटेक करने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो बीटेक के पहले नहीं, मतलब बीटेक के बाद वाला नहीं था। तो क्वेश्चन जैसे आते थे थर्मल से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से आंसर किया। जैसे एक क्वेश्चन एक पैनल ने पूछा कि लेट सपोज यू यू हैव अ लाइक फाइटर जेट, और फाइटर जेट में आपको कूलिंग करनी है, आपके पीसीबीस लगे हुए हैं और आपको कूलिंग करनी है, आपके पास एयर वेंट है नहीं, कोई मीन्स नहीं है कि आप फैन भी लगा सको, तो आप कैसे करोगे, मेरे को आइडिया दो। तो मैंने उनको 2-3 आंसर्स बताए, लाइक पहला तो बताया फेस चेंज मटेरियल यूज कर लो, हीट ट्यूब्स यूज कर सकते हैं, और वेपर चैम्बर्स यूज कर सकते हैं जो कि मोबाइल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और तीसरा सर लास्ट में मैंने फिन बताया, क्योंकि मैं फिर फिन वहां पे आया तो फिन बताया, तो फिन्स यूज कर सकते हैं सर। तो उसने फिर फिन्स के क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए। तो यहाँ पे मेरा, मैं जब ये सब लाइक ये काम किया हूँ तब जाके थोड़ा सा आइडिया लगा है। अच्छा ऐसा रवि, नहीं अब किया। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है और मास्टर्स है, उसका एडवांटेज होता है, स्पेशली ऐसी जॉब्स में। तो उसका या पॉजिटिवली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, आप रिलेट कर पाते हो चीजों को। रवि, मेरे को ये बताइए कि अब हम आते हैं डीआरडीओ के जो रिटन एग्जाम की तरफ, आप हमें कुछ इनपुट्स दे रहे थे। मैं आपसे पहले रिटन एग्जाम के बारे में जानूंगा, फिर इंटरव्यू का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले रिटन का बताओ कि क्या गेट के बाद भी एग्जाम हुआ था, और क्या उसका पैटर्न होता है, और कैसे बच्चा उस पैटर्न को अडॉप्ट कर सकता है। तो सर ये गेट के बाद, हाँ इसमें एग्जाम हुआ था, ये दिसंबर के टाइम पे होता है। तो फॉर्म के 2 से 3 महीने बाद ही एग्जाम ले लेते हैं ये लोग। तो इसमें पहले जो पैटर्न था 2000, इस पैटर्न को छोड़ के पहले जो पूरा फॉलो करते थे इंजीनियरिंग सर्विस को, आपके पास 5 क्वेश्चन होते थे, सॉरी 8 क्वेश्चन होते थे, उसमें 5 आपको अटेम्प्ट करने होते थे, सेम एज इंजीनियरिंग सब्जेक्टिव सर्विस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम्म। इस ओके। और इस बार टोटल 40 क्वेश्चंस थे, टोटल पेपर 1 में पूरे 40 क्वेश्चंस थे जो कि गेट लेवल के क्वेश्चन थे। आप जो गेट में देखते हो सेम क्वेश्चन इनने सब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिए थे, और आपको वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लेके आने थे। और ओके। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं था, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको लेके आने हैं। ओके। और डिफिकल्टी लेवल क्या था उनका। सर इस बार डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही था पेपर 1 के लिए, क्योंकि हम्म। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था नहीं। ओके। सारे बच्चे ने अच्छे अटेम्प्ट किए थे। ओके। ओके। ओनली टेक्निकल, रिटर्न में ओनली टेक्निकल आता है। हाँ, रिटर्न में ओनली हम्म। टेक्निकल, टेक्निकल के 2 पेपर होंगे, जैसे पेपर 1 पेपर 2। हम्म। पेपर 1 पे हम्म। पूरा थर्मल तो साइड है। जो गेट का स्कोर था, दैट वाज यूज्ड ओनली फॉर कट ऑफ, मतलब रिटर्न एग्जाम ओनली के लिए। फॉर दी रिटर्न सेलेक्ट, हाँ रिटर्न के लिए हम्म। सेलेक्ट करने के लिए गेट का स्कोर यूज किए। ओके। अच्छा रवि, अब देखो ये जो डीआरडी वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, आईएसआरओ, बीएआरसी, डीआरडीओ। तो कुछ बता सकते हैं आपके डीआरडीओ का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें कितने टाइम्स लोगों को बुलाया गया होगा, और इंटरव्यू का वेटेज कितना था। तो सर इसके लिए 1/5 जो होता है पर सीट के पीछे 5 लोगों को बुलाया गया था हम्म। फॉर इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यू में 5 प्रोफेसर्स होते हैं, उसमें से एक चेयरमैन होता है जो कि डीआरडीओ का ही है। और एवरेज, ऑन एन एवरेज 30 to 35 मिनट इंडिविजुअल्स का इंटरव्यू चलता है। ओके। और चूंकि यहाँ से ये जो चेयर पर्सन है वो स्टार्ट करता है इंटरव्यू, वहाँ से वो आपको थोड़ा सा काम करेंगे,
जो प्रेशर है उसको लाइट करेगा वहाँ पे एनवायरनमेंट को, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कितने केस कितने में लोग बैठे होते हैं अंदर? 5 होते हैं सर, 5 लोग। 5 प्रोफेसर। ओके। तो मेरे केस में सर चेयरपर्सन ने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया अपने आप पैनल्स को, और वो सीधा मेरे से पूछते हैं कि जनरल क्वेश्चन, जनरल स्टडीज का क्वेश्चंस, कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों बोलते हैं। तो हम्म। आई वाज नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि ये ऐसा भी क्वेश्चन आएगा मेरे सामने। हम्म। तो थोड़ा सा बेसिक पता था कि वहाँ छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों बोलते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे आंसर किया। उसके अलावा उनने फिर पूछा कि आप न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन में हैं, तो आप न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन के मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, व्हाट आर दी स्टेप्स यू हैव फॉलोड। सो अगेन मैं जब काम ही कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था, इतना डिटेल में नहीं बता सका, लेकिन आइडिया था। हम्म। उनने पूछा जो वो हम्म। एक्सेप्ट किया कि हाँ ये होता है। हम्म। हम्म। बस इतना ही ओके। क्वेश्चन पूछने के बाद। हम्म। हाँ सर। हाँ, गो अहेड, गो अहेड। फिर अभी हमें ना आप रवि थोड़ा डिटेल में बताना, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आंसर तो नहीं लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, वो थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन जानना। यस सर। सो चेयरपर्सन पहले ही जीएस का क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद वो पूछते कि न्यू प्रोडक्ट डिजाइन के स्टेप्स क्या होते हैं, फ्रॉम हम्म। वेयर यू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। हम्म। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो पूछा कि एक्चुअली मैं अगर मैं मेरे को कोई प्रोडक्ट बनवाना है, तो मैं एक इंजीनियर को कैसे अप्रोच करूंगा, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बोला। तो ये थोड़ा सा हम्म। जनरलाइज क्वेश्चन था चेयर पर्सन से, मैं एक्सपेक्ट हम्म। नहीं करता था ऐसे, बट हाँ वहाँ पे कुछ तो आंसर देना था। हम्म। उसके बाद सेकंड पैनल के पास जब गया, तो उसने, हाँ उसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, उसने मेरे से जीडीएनटी पे सवाल पूछा, क्योंकि मैं हम्म। प्रोडक्ट डिजाइन में हूँ। तो उन्होंने डिजाइन से रिलेटेड जीडीएनटी पे पूछा कि हम्म। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ जीडीएनटी क्या होते हैं, कितने टाइप की जीडीएनटी होते हैं। हम्म। फिर उसने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करके बताइए। तो वहाँ पे जो बोर्ड होता है, वो एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, वहाँ पे बना के बताया कि ये इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसने पूछा कि डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी क्या होती है, आप किसी मैन्युफैक्चरेबिलिटी, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी ये टर्म कैसे आया, क्या होता है एग्जैक्टली तो उसके बारे में बताया। डिजाइन ऑफ असेंबली क्या होता है। द थ्रेड ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट थे इसी फील्ड में, हम्म। कि वो हम्म। कि आप लेट सपोज यू हैव अ कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, हम्म। और उसको आपको बनाना है, आपको फिजिकल फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे हम्म। बनाओगे। हम्म। तो मैंने बताया कि उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स लाइक असेंबली करेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको हम्म। बनाएंगे, जिससे आपका ईज ऑफ मैन्युफैक्चरेबिलिटी रहे। तो उसको हम्म। उसने, सर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप करेक्ट बोल रहे हो। तो ये उन पैनल 2 ने क्वेश्चन पूछा। फिर हम्म। पैनल 3 के पास जब गया, तो पैनल 3 ने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में क्वेश्चन किया कि हम्म। आप लेट सपोज यू हैव अ गियर, हम्म। और आप गियर टूल कैसे डिजाइन करेंगे, हम्म। गियर टूल कैसे डिजाइन करेंगे। तो उसके गियर टूल डिजाइन का पता नहीं था सर। तो हम्म। हम्म। सिंपली मैं नो बोल के पास किया, तो सर ने भी बोला ठीक है। फिर उन्होंने हम्म। पूछा कि टूल इंडेक्सिंग क्या होता है। हम्म। टूल इंडेक्सिंग के बारे में दो तीन फीचर्स, दो तीन क्वेश्चंस और थ्रेड में थे, लाइक सिंपल टूल इंडेक्सिंग क्या होता है, और एक हम्म। एक और होता है, अभी याद नहीं आ रही हम्म। सर। हम्म। टूल इंडेक्सिंग के बाद उन्होंने पूछा कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं जो हम्म। कटिंग फ्लूइड्स में यूज होते हैं, द सॉरी हम्म। कटिंग फ्लूइड्स का फंक्शंस क्या होता है। तो कटिंग फ्लूइड्स के फंक्शंस के बारे में पूछा उनने। उनके बाद हाँ लेथ के बारे में पूछा कि जो लेथ मशीन होता है, जो लीड स्क्रू जो होती है, उसकी फंक्शंस क्या है, वो कैसे क्यों यूज करते हैं वहां पे। सो इतना क्वेश्चन पूछने के बाद थर्ड पैनल के पास शिफ्ट हुआ, सॉरी फोर्थ पैनल के पास शिफ्ट हुआ। तो फोर्थ पैनल ने थर्मल पे क्वेश्चन पूछे, जो कि मैं पहले हम्म। ही बताया।
फिन्स पे ही पूछे कि कूलिंग पीसीबी के कूलिंग कितने तरीके से आप कर सकते हो एक कन्फाइंड हम्म। स्पेस में। हम्म। अब जब वो फ़ीन पे आ गए तो फ़ीन पे उनने इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पूछा, फ़ीन एफिशिएंसी हम्म। क्या होती है? हम्म। एक एक टेक्निकल क्वेश्चन ये था कि आप फ़ीन को लॉन्ग करते जाओगे, कितना हम्म। लॉन्ग कर सकते हो फ़ीन को आप? मतलब कैसे हम्म। जस्टिफ़ाई करोगे कि इस लेंथ का होना चाहिए, हम्म। इतना ही लेंथ होना चाहिए या इससे ज़्यादा लंबा होना चाहिए? हम्म। मतलब ये हम्म। पूछा कि फ़ीन का स्पेसिंग और थिकनेस इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है फ़ीन्स के डिज़ाइन में? हम्म। हम्म। तो ये आंसर करने के बाद मे मेरे फिर से मतलब जो लास्ट पैनल जो था जिनका था वो फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स और एफईए। सो हम्म। सर ने पूछा कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, एफईए और हम्म। सीएफडी के बारे में जानते हो? तो मैं हम्म। एफईए के बारे में बोला कि एफईए का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने हम्म। कुछ क्वेश्चन पूछा एफईए से रिलेटेड लाइक गॉसियन इंटीग्रेशन क्या होती है? हम्म। तो ये तो मेरे को नहीं पता था गॉसियन इंटीग्रेशन। देन उसने हम्म। पूछा कि गैलेर्किन मेथड, गैलेर्किन हम्म। रेसिडुअल मेथड्स क्या होता है? तो हम्म। ये बहुत है एफईए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हम्म। तो ये आंसर किया और उनके बाद उनने सॉम से क्वेश्चन पूछे। सॉम से क्वेश्चन लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है? आप हम्म। मोहर सर्कल को कैसे यूज़ करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेशन में? हम्म। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम्म। चेयरपर्सन ने बोला कि ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है यहाँ से। हम्म। अच्छा रवि, उन्होंने आपसे बोर्ड पे भी कुछ लिखवाया या वहीं पे क्वेश्चन पूछे टेबल पे? हाँ, ये जो सारे क्वेश्चन थे इसमें मतलब ये सारे क्वेश्चन समटाइम्स बोर्ड का यूज़ होता था, समटाइम्स वर्बली। तो ऐसा हम्म। जाना नहीं पड़ता था, जस्ट आपके सामने ही वो डिस्प्ले था जिसमें आप लिख सकते थे। सो हम्म। ये फैसिलिटी था वहाँ पे। हम्म। अच्छा, आपको लगा कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं? जैसे मैं देख रहा था प्रोडक्शन से काफी क्वेश्चन पूछे। हाँ सर, तो हम्म। इन पैनल्स का इंक्लिनेशन प्रोडक्शन और एप्लीकेशन एस्पेक्ट पे ज़्यादा था। जैसे डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन के पास उन ज़्यादा ही पूछे। हम्म। प्रोडक्शन से रिलेटेड था चूँकि मेरा जो डोमेन था वो लाइक एमटेक थर्मल से था, तो उनको थर्मल से भी क्वेश्चन पूछना ऑब्लिगेशन था शायद। तो हम्म। इसलिए थर्मल पे क्वेश्चन पूछे। और हम्म। वो सब्जेक्ट एफईए वगैरह जो आ गया था बीच में बोलते मतलब इंटरव्यू देते समय एफईए टर्म्स आ गए थे, तो एफईए से क्वेश्चन उनने निकाल लिए। मतलब जो आप मुंह से बोलते हो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। जी, जी। आप हम्म। जो आप वहाँ पे बोलोगे वो पिक कर लेंगे हम्म। और वहाँ तो से क्वेश्चन आपका आ। जो एमटेक का प्रोजेक्ट है वो कितना रेलिवेंट था? क्या उन्होंने एमटेक के प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे थे? नहीं सर, एमटेक के प्रोजेक्ट से नहीं पूछे थे क्योंकि मेरा एक जो जॉब का ड्यूरेशन है वो काफ़ी हो चुका था। तो मेरे को शायद ऐसा लगता है कि उनने जॉब वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। क्यों अगर मैं फ्रेशर होता और जस्ट एमटेक के बाद गया होता तो हाँ, ये डेफ़िनेटली वो एमटेक के प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन करते। हम्म। अच्छा, तो वो चांस देते हैं कि आपको पूछते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर गाइड करते हैं, या वैसे डायरेक्टली पूछना स्टार्ट कर देते हैं? मेरे केस में सर इनने डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट किया, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा। हम्म। वो कि अदर लोगों से पूछा हो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हम्म। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया ब्रीफिंग के बाद। हम्म। आपसे कितने क्वेश्चन पूछे होंगे और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आए होंगे या आपने आंसर नहीं दिए? ऑन एन एवरेज पर पर्सन सर लाइक 4 क्वेश्चन्स थे मेजरली, 4 क्वेश्चन्स और उसके सब पार्ट्स बोल सकते हैं 1-2। तो हम्म। मेरे हिसाब से मैंने 4 पैनल में 4 लोगों के को क्वेश्चन अच्छे से आंसर किया था। एक सर हम्म। के साथ जो लास्ट में थे जिनने एफईए से क्वेश्चन वगैरह पूछा था, उनके साथ थोड़ा-सा लाइक सैटिस्फाई नहीं हो रहे थे वो आंसर्स पे। तो वो था लाइक 70-30 का रेशियो था। 70% मैंने आंसर किया था, हम्म। 30% क्वेश्चंस को पास किया था। मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके डेप्थ में चले रहते हैं फिर वो। जी, जी। तो हम्म। वो देखते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में या ये जो है जो पर पर्टिकुलर जो एरिया है इसका डेप्थ कितना है।
और अगर हम्म, उनको अंडरस्टैंड हो जाता है कि ठीक है, हाँ, इसका डेप्थ इस लेवल तक है, तो ओके। फिर वो वहाँ से नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन एराइज हो जाता है। चलिए इधर बहुत बढ़िया। फिर आपको रवि कुछ ऐसा लगा था कि आपका इंटरव्यू ठीक गया है? हाँ सर, मैं शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू ठीक ही गया है, क्योंकि हम्म। अ, पिछले टाइम जब मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, तो उस समय इतना इतना कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं जस्ट फ्रेशर, हम्म। मतलब हम्म। पास कॉलेज से ही आया था हम्म। उस टाइम पे। हम्म। हम्म। इस बार थोड़ा हम्म। एक्सपीरियंस हो गया था और आइडिया था कि कैसे हैंडल करना है। और आप योरपीडिया का जो ये मॉक इंटरव्यू लगाया था, ये हम्म। काफ़ी हेल्पफुल था। ये मैं बार-बार देखता था लोगों का कि कैसे आंसर करना है। और आपने जो जो वीडियो डाले हैं सॉम और हम्म। थर्मो, हम्म। और हम्म। तो वो बहुत हम्म। हेल्पफुल था। मैं उसको मतलब 3 से 4, मतलब उसको बार-बार ही देखता था जब तक मेरा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। मैं डेली का हैबिट था उसके वीडियोस देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो ओके। वो लाइक बाइबल हो हम्म। चुका था मेरे लिए उस टाइम तक। ओके। तो मेरे को यही करना है। हाँ। अच्छा रवि, आपकी ज्वाइनिंग कब आ रही है अब? सर, अभी जॉइनिंग का तो नहीं पता है, अभी डेट आने वाली है, मतलब कुछ अभी आइडिया नहीं है डेट। हम्म। चलिए देखिए, बहुत अच्छी जॉब है डीआरडीओ। इनफैक्ट दिस वाज माय फर्स्ट जॉब। 2001 में मैंने ज्वाइन किया था डीआरडीओ देहरादून। एंड इट इज अ वंडरफुल जॉब, आई मस्ट टेल यू। एंड डीआरडीओ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है यंग साइंटिस्ट को कि वो आगे आए और अच्छा काम करें। दैट इज वेरी गुड। लॉट ऑफ फंडिंग इज आल्सो देयर विद डीआरडीओ। दैट मींस आप इक्विपमेंट, डिवाइसेस, टूल्स, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज बहुत अच्छे एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। एंड ये कंट्री के लिए एक बहुत मैटर ऑफ प्राउड होता है जब हमारा टेक्नोलॉजिकली हम स्ट्रांग होते हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है रवि, इसको फुल यूज करो। एंड यस। आई वी ऑल हियर सिटिंग, मी एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, we wish you all the very best for your profession forward, and thank you once again for your time, Ravi. थैंक यू सर। Okay.